हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों के एग्ज़ाम्स की, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। अगर आपने पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं और आपने हमारा नाम नहीं सुना हमारे चैनल का, तो एक बार ज़रूर सुन लें, क्योंकि फेमस तो है नहीं हम, तो आपको पता होगा। तो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम हमारे चैनल का नाम है, सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 10th के लिए बना है। तो अगर आप पहली दफ़ा आएँ तो आपसे गुजारिश है एक कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादातर ये चैनल ढूंढने ना पड़े। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर नए हैं तो चैनल की जाकर वीडियोज़ को चेकआउट करें कि कौन से सब्जेक्ट की कराई गई हैं, कौन सी नहीं कराई गई। जैसे कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक चैप्टर 1 का जो चीज़ें थी मैंने करा दिया था। मैंने कराया था चैप्टर 1 की चीज़ों को। एंड आज चैप्टर 2 को मैं कराने वाली हूँ, स्टेट एंड इनकम। तो नेशनल इनकम चैप्टर का जो नाम है, और साइंस का भी बहुत सी चीज़ें चैप्टर वाइज मैंने कराई हुई है। तो चैप्टर वाइज जो सब्जेक्टिव की डिमांड थी वो तो पूरी हो रही है इस चैनल पे, एंड साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूरी हो रही है। तो आप उन सारी चीज़ों को भी प्रैक्टिस करो। सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पर आएंगी इंशाल्लाह। ओके। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ना। इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो यूँ तो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना इस चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा हमारी भलाई होगी एंड आपकी भी भलाई होगी। आपकी भलाई हम कर रहे हैं, हमारी भलाई आप करो। शेयरिंग इज़ केयरिंग लाइक। तो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक क्लियर करते हैं पहले कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको कुछ भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक लिंक को प्रेस करना है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ये मैं बता दूँ। वहाँ से जाना है, ज्वाइन होना है, ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और पीडीएफ को ले लेना है। बस इतना ही करना है। और अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, स्टडी से 365 डिग्री, सॉरी 365, कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिक्स में घुस गया ना। ओके। तो जैसे कि आप जानते हैं, अब हम लोग आते हैं, मेन मकसद है हमारा इकोनॉमिक चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव करना। तो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पीडीएफ पर। और यहाँ हम आपको कराने वाले बहुत प्यार मोहब्बत खलूस से क्या कराने वाले हैं, स्टेट एंड नेशनल इनकम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, यूँ याद हो जाएगा चुटकी बजाते हुए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद करना बहुत दो लाइन की चीज़ें हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। तुम लोगों को जो ध्यान देना सबसे ज़्यादा, तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो, क्योंकि तुम लोगों को ना एक भी ऑब्जेक्टिव गलत करके नहीं आना है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, गलत करके ऑब्जेक्टिव नहीं आना है। अब वो जो चीज़ें है ना, फॉर्मेट की वीडियो मैं एक लाऊंगी, जिसमें आप लोगों को बोर्ड की फॉर्मेट की जो कॉपी होती है वो किस तरीके से होती है, मैंने सारी चीज़ें रेडी कर लिया है। बस कुछ चीज़ें बोलनी होती है जो वीडियो में, वो चीज़ों को रेडी करना है, क्या क्या बताना है। तो बस वेट एंड वॉच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सारे एक्सपेंडेड को लिखना है, फॉर्म में लिखना है, लाइक फुल फॉर्म लिखना है। GDP, WTO, GNP। GDP मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GNP ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट या ग्रोथ नीट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये छोटी सी बात हमने क्यों बताई। ये छोटी सी बात इसलिए बताई गई क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा दो चीज़ जगह पे। पहला तो हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव में, दूसरा हेल्प करेगा आपको सब्जेक्टिव में। ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें पहले बताई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम। इनकम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले ये याद कर लिया होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब याद करने वाले हो, तो कोई बात नहीं है दोनों के लिए। आप ये वाले भी डिफिनेशन याद कर सकते हो, या आप नोट्स में जो लिखे हो वो भी याद कर सकते हो, या आप SCERT के जो बुक में लिखा है वो भी आप याद कर सकते हो, या NCERT में लिखा है वो भी याद कर सकते हो, या किसी और टीचर ने लिखा है वो भी याद कर सकते हो। बस मतलब होना चाहिए समझाने का कि इनकम क्या है, ठीक है। तो when a person does any kind of physical or mental work and the remunerations he gets in return for that work, it is called the income of that product, that person, not product। तो जब एक शख्स, जब एक इंसान कोई भी तरीके का काम करता है, किस तरीके का, फिजिकल या मेंटल या रिम्यूनरेशन टाइप की कामें करता है, इन तीनों में से, तो उसके बदले उससे कुछ रिटर्न में दिया जाता है उस काम के बदले, उसको कहते हैं इनकम। लाइक अगर हम कोई जॉब करते हैं, हम उस जॉब में एम्प्लॉय का काम करते हैं, हम अपनी
सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ के जो मैनेजर होंगे वो हमें उस चीज़ की इनकम देंगे, ठीक है। तो इनकम देंगे, सॉरी सैलरी देंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा, ये हमारे लिए इनकम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर कैपिटा इनकम। अब ये देख लो कितने ईयर में पूछा गया, 2013, 2015 एंड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप पर कैपिटा इनकम से क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर तुमने ये वाली फॉर्म याद है तो ये वाली तुम आराम से लिख लोगे, ठीक है। वैन दी टोटल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, जब एक देश की टोटल नेशनल इनकम को हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, टोटल उसकी संख्या कितने लोग हैं वहाँ पर, उनसे अगर डिवाइड करते हैं और जो क्वाड्रेंट हमें मिलता है उसको हम लोग पर कैपिटा कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये देखो ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफिनेशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी को समझो एक फॉर्म में लिखा गया है, एक फुल क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा गया है। इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एससीईआरटी में दिया और बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। अब इसको भी लिख लेना, लिख कर आना और कुछ इस तरीके से बॉक्स भी बना देना ब्लैक पेन से, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से बनाना, इधर उधर से निकाल मत देना कुछ भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। 2016 एंड 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस की है क्या। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, मतलब सारे सामान की वैल्यू और सारे सर्विस की जो वैल्यू एक बाउंड्रीज के, मतलब एक देश की फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल तक की फाइनेंशियल उसकी बाउंड्रीज तक प्रोड्यूस होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड बाय होम वाज द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हमारे भारत में पहला जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया था किसके द्वारा और कब किया गया था, ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो जो फर्स्ट कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब की गई थी नेशनल इनकम की हमारे भारत में, वो किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी, 1868 में की गई थी। उनके बुक है प्रॉपर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने उस पर कहा था, लिखा है कि जो पर कैपिटा इनकम है हमारे भारत की पहली, वो कितनी थी, 20 थी, ठीक है। कितनी थी, 20 रुपीज़। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है एंड सब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये दोनों चीज़ों को क्या रखना है आपको, रिमेंबर करके रखना है। कब, पहली चीज़ें देखो किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजा। The first calculation of national income in India was done by दादा भाई नौरोजी in 1868, ठीक है। और उन्होंने अपने बुक में कहा था, लिखा था कि जो पर कैपिटा इनकम है हमारे भारत की वो कितनी है, 20। ये जो की पॉइंट्स है ना, इनको आप हाईलाइट कर देना पेन से, ब्लैक से, बस एक ऐसे तरीके से लाइन को, बस पतली सी लाइन को ऐसे कर देना, ठीक है। जो हाईलाइट पॉइंट है, की पॉइंट है, उनको हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन कि विच इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो जिन्होंने भारत की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया। ये इसका भी फॉर्मूला पूछ सकता है, फुल फॉर्म, सॉरी फॉर्मूला क्यों, फुल फॉर्म, एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO हेल्प्स इन मेजरिंग द नेशनल इनकम। यानी कहने का मतलब भारत में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी वो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के द्वारा और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको मेज़र की गई थी नेशनल इनकम को। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस कर्व ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की जो रेखा है कर्व विशियस है, उन कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है बाई एक्सप्लेन बाई, किसके द्वारा ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, रेनर नर्कस के द्वारा। उनके अकॉर्डिंग, रेनर नर्कस के अकॉर्डिंग, जब आपकी इनकम कम है, इफ़ द इनकम इज लेस देन द पॉवर्टी विल बी मोर, जब आपकी इनकम कम है तो वो क्या है कि वो पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा होगी। इनकम क्या होती है, ऊपर ही मैंने बताया, अगर कोई भी चीज़ हम कोई काम करें उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है, डैट मीन्स वो इनकम है हमारे लिए, ठीक है। और जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी गरीबी बहुत ज़्यादा होगी, और जब गरीबी ज़्यादा होगी तो आपकी जो स्टैंडर्ड है लिविंग की वो भी बहुत ज़्यादा लो होंगी, और जब ये तीनों लो होंगे तो आपकी कैपिटल तो क्रिएट ही नहीं होगी। तो इसकी वजह से क्या है ना कि एजुकेशन की कमी यानी और शिक्षा और इग्नोरेंस की कमी की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करेगी, और बाद में वो भी गरीबी में आएगी, और उन्हें भी इस तरीके के जंजाल, इस तरीके के ट्रैप में फंसाया जाएगा, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में उनको भी काउंट किया जाएगा। डैट मीन्स ये कंसेप्ट था कि देखो एक कोट है कि गरीब अगर हम पैदा होते हैं, ठीक है, तो गरीबी में अगर हम पैदा होते हैं, ठीक है, तो डैट मीन्स नहीं कि अगर आप गरीब ही मरते हो तो वो आप
कि पेरेंट्स की गलती हो, नहीं, वो आपकी गलती, क्योंकि देखो अगर गरीब हम पैदा होते हैं ये हमारी मर्जी नहीं होती, लेकिन गरीब होकर मरना ये हमारी मतलब कि मन की इच्छा होती है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं हूँ तो मैं अपने लाइफ में स्ट्रगल करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रहने के तरीके को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और उसी तरीके से कि अगर मैंने चेंज नहीं किया तो डैट मीन्स अगली जो जनरेशन होगी वो भी गरीब होगी, एंड अगर उसने भी चेंज नहीं किया तो उसकी भी जनरेशन गरीब होगी। जस्ट लाइक आज का पिछले ज़माने के जो लोग थे, लाइक मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे पेरेंट्स या बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो कम एजुकेट हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, एजुकेशन देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो स्टैंडर्ड है लिविंग है रहने का वो चेंज हो, ठीक है, रहने की लाइफ चेंज हो, ज़िंदगी जीने का तरीका को चेंज हो। तो आप लोगों को ये से करना है ना कि आपके अगर पेरेंट्स बहुत सी स्ट्रगल के बाद आपको एजुकेशन दे रहे हो तो आपको उनकी चीज़ों पे उनके लिए इंडिपेंडेंट बनना है। उनके लिए आपको क्या करना है, उस एजुकेशन को अच्छे वे में लेना है, अच्छे से पढ़ना है। उनकी प्राउड मोमेंट का वो आपको क्या किस लिए पढ़ना है, उस प्राउड मोमेंट के लिए जब आपके नाम को पुकारा जाए विथ मतलब कि उसके साथ आपके सरनेम के साथ, लाइक आपके फादर का नेम हो, डैट मीन बहुत ज़्यादा ही प्राउड मोमेंट होता है। तो इसलिए आपको एजुकेशन वो दी जा रही है, ठीक है, मतलब कि आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। तो उसके पीछे भी बहुत से रीज़न है, वो आपको नहीं चाह रहे कि वो जिस चीज़ से गुजरे हैं, वो जिस स्ट्रगल से गुजरे हैं वो आप भी गुजरे। तो डैट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनके लिए ही पढ़ना है आप लोगों को। तो बस ये थोड़ा सा मोटिवेशन था, बहुत ज़्यादा मन में है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को सोचनी चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से और कुछ बनना है, ताकि जब आप कुछ बनो तो आपके जब लोग देखें तो आपको मतलब लाइक आप अपने गार्जियन के नाम से जाने जाते हैं, और जब आप कुछ बन जाओगे तो गार्जियन आपके नाम से जाने जाएंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स। तो बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात हो गई। तो इसलिए पढ़ना चाहिए इंसान को, और इंसान को नहीं, जिससे आप पेरेंट्स अगर पढ़ा रहा है बहुत से स्ट्रगल, वो भले एक रोटी कम खाता है लेकिन अगर आप अपने बच्चे को वो कंफर्ट दे रहा है ना, जीने के सलीकों को चेंज कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। पेरेंट्स की जगह मतलब लाइक यार जन्नत है, स्वर्ग है, ठीक है। तो उनके लिए कभी भी कुछ भी करने को रेडी हो सकता है इंसान। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड पॉवर्टी के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है, ठीक है। इनकम और पॉवर्टी, ठीक है। तो देखिए इनकम हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद पॉवर्टी। इनकम जो है ना वो एक पॉवर्टी के साथ अलग ही रिश्ता है, उसका डायरेक्ट है। इफ़ द इनकम इज़ लो, अगर आपकी इनकम लो है तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, अगर गरीबी ज़्यादा है तो आपकी रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी कम होगा, और इसकी वजह से चीज़ों का क्या होगा, ये तो सेम ही है, ये सेम है। ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब वही चीज़ है कि क्या होगा कि वो एक दूसरे से डायरेक्टली ज्वाइन है। अगर इनकम कम है तो गरीबी ज़्यादा होगी, गरीबी ज़्यादा है तो रहने का तरीका चेंज नहीं होगा, अगर रहने का जीवन जीने का तरीका चेंज नहीं होगा तो कैपिटल क्रिएट नहीं होगा, अगर कैपिटल क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है तो एजुकेशन और इग्नोरेंस की वजह से कैपिटल क्रिएट नहीं होगा, और उसी तरीके के आपके नेक्स्ट जनरेशन की फैमिली जो होगी उसी तरीके से गरीबी की रेखा में ही गिनती करी जाएगी, ठीक है। ओके ना, यही था इतना। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिख देना, द डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम इज एज फॉलो। पर कैपिटा इनकम क्या है, तो देखिए व्हेन द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, क्वोटिएंट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ये मैंने आपको बताया, जब हम एक देश की टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो जनसंख्या से उसकी जो क्वोटिएंट आती है उसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ओके, पर कैपिटा इनकम का ये फॉर्मूला भी मैंने बताया, ये ऊपर ही। और अब बात करते हैं नेशनल इनकम क्या है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक साल में कितनी नेशनल इनकम, कितनी ज़्यादा सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं और सामान को, उनकी वैल्यू को कहते हैं नेशनल इनकम। होप पेट क्लियर होगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और नेशनल इनकम को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं। तो सबसे ज़्यादा डेटा को जो कलेक्ट करते हैं हम लोग वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और डबल काउंटिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और प्राइस की जो मेजरिंग है उसकी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। हाँ, तो जो प्राइस है ना उसमें बहुत ज़्यादा मेज़र करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। और डेटा जो है ना रिलेबल को उसको लाने में, ऑब्टेन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, परेशानी आती है, ठीक है। ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल इनकम कम्युनिटी, क्यों बनाया गया था।
सो आप यहाँ पूछा जा रहा है हमसे किस पर्पस की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने नेशनल इनकम कम्युनिटी को बनाया था, ठीक है, कौन सा मकसद था। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी जानते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक नेशनल इनकम कम्युनिटी को। कब? अगस्त 1949 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर PC महालोनबिस, whose object was to estimate the national income of India. This committee submitted its first report in April 1951. After 1954, the government established the Central Statistical Organization यानी CSO to compile the national income data. This organization regularly publish the national income data. तो यहाँ कहने वाला कि इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है, सरकार है भारत की, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट किया था नेशनल इनकम कम्युनिटी। कब किया था? अगस्त 1949 में। किसके अंडर में? किसके चेयरमैनशिप के अंडर में? प्रोफेसर PC महालनोबिस के अंडर में, ठीक है। उनका जो ऑब्जेक्ट था वो एस्टिमेट था कि नेशनल इनकम को निकालना है हमें भारत के। और जो कमेटी है उन्होंने पहला जो रिपोर्ट है ना सबमिट कब किया था, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगर डीपली जाएगा तो अप्रैल 1951 को, यही भी रिमेंबर करके रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। 1954 के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक संगठन को एस्टेब्लिश किया, एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका नाम था CSO यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया? नेशनल इनकम के डेटा को कंपाइल किया, निकाला, और ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली पब्लिश करती है नेशनल इनकम के डेटा को। और होप क्लियर होगा अब यहाँ पर। डिफाइन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है इसको डिफाइन कीजिए, और इसके मेथड, मेन मेथड क्या है कैलकुलेशन के, इसको डिफाइन कीजिए। इस सारे ये चैप्टर में यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स यानी सर्विसेज, सामान, सर्विसेज, इनके सारे टोटल वैल्यू है देश के एक साल में निकलती है, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। अब मैंने इतना 3 बार इसको बताया। अब 3 मेथड है इसको कैलकुलेट करने के लिए। पहला प्रोडक्शन मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड क्या है? वे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है प्रोडक्शन के बेस पे। प्रोडक्शन के बेस पे अगर हम लोग नेशनल इनकम को ये कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। अगर हम लोग नेशनल इनकम को इनकम मेथड, ठीक है, यहाँ ऐसे है इनकम मेथड। व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ इनकम यानी सैलरी वगैरह के बेसिस पे अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो जब इनकम को हम लोग एक्सपेंडिचर के बेसिस पे रिमेंबर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर रिमेंबर करने का बहुत आसान तरीका है। ये क्वेश्चन अगर पूछे तो तुमको बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से तरीके होते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ से थोड़ा बहुत इंग्लिश का इस्तेमाल करना कि किस तरीके से किया जाता है। तो व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। जब हम लोग इनकम के बेस पे करेंगे तो इनकम मेथड होगा। जब हम लोग एक्सपेंडिचर के मेथड पे बेसिस पे उसको कैलकुलेट करेंगे उसको एक्सपेंडिचर मेथड होगा, ठीक है। इतनी बहुत ज़्यादा ही मैंने ट्रिक बता देना रिमेंबर करने की, इसको रिमेंबर कर लेना। अब जो 40 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम बेनिफिशियली फॉर इंडियन डेवलपमेंट डिस्क्राइब, कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को बेनिफिशियली उसको बढ़ाएं, इंक्रीज करें इंडियन डेवलपमेंट के लिए डिस्क्राइब कीजिए। अगर हमें नेशनल इनकम को बेनिफिशियली अपने भारत के डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज करना है, कैसे? क्योंकि जैसे नेशनल इनकम अगर बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा लोगों का, और वो अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, स्टैंडर्ड उनका रहने का, और उस तरीके से कंट्री डेवलप होगा। कंट्री डेवलप होगा तो कंट्री डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़्यादा आगे जाएगी हमारी देश। इस तरीके से कि नेशनल इनकम हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब 50 नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पर कैपिटा इनकम इन डेवलपमेंट। कहना है कि पर कैपिटा इनकम इन डेवलपमेंट पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री यानी किसी भी देश की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है? पर कैपिटा इनकम, उनके लोगों पर, ठीक है। द कंट्री विच हैज़ पर कैपिटा इनकम हाई इज कॉल्ड अ डेवलप कंट्री, यानी जिस देश का पर कैपिटा इनकम हाई है वो कंट्री क्या है? डेवलप कंट्री। वहीं पे बात करें तो कंट्री विच हैज़ लो पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो यहाँ अगर उसकी लो का है तो उसको डेवलपिंग कंट्री कहेंगे, और डेवलप्ड कंट्री यानी हाई है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इफेक्ट क्या करता है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। पर कैपिटा इनकम क्या करता है? हमारे रहने के जीवन के स्टैंडर्ड को, रहने के तरीके को हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर पर कैपिटा इनकम हाई है, ये भी बात अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर पर कैपिटा इनकम है तो स्टैंडर्ड रहने का बहुत ज़्यादा लो होगा। होप इट समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओके।
16 डज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम अफेक्ट नेशनल इनकम डिस्क्राइब। अगर पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ेगा तो नेशनल इनकम पे ये कोई भी इफेक्ट करेगा, डिस्क्राइब कीजिए। अगर पर कैपिटा इनकम अफेक्ट द नेशनल इनकम, द कंट्री इन विच द पर कैपिटा इनकम income of the people is high, that country national income is also high, and country in which the per capita income of the people, that country national income is also low. If the per capita income increasing, then the national income also increasing. If the per capita income decreases, then the national income is decreases. अब सिंपल से यहाँ रिलेशन बन गया कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। अगर एक देश की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम हाई है तो उसकी नेशनल इनकम भी हाई होगी। अगर पर कैपिटा उसकी लो है तो उसकी नेशनल इनकम भी लो होगी। अगर किसी देश की पर कैपिटा बहुत ज़्यादा हाई है, ये सेम बात लिखी गई है, डिक्रीज है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी जो नेशनल इनकम है वो भी डिक्रीज होगी। मतलब अगर कम पर कैपिटा इनकम होगा तो यार जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा, जाहिर सी बात है नेशनल इनकम भी लो होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और दुआ करें मेरे लिए भी, क्योंकि दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रे फॉर मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन एंड फॉर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की चीज़ें हैं ये चैनल, तो आप लोग फ़ायदा उठाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जहाँ समझ में आती है, जहाँ से चीज़ें आपको मटेरियल मिल रही है, स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम के लिए, आप लोग वहाँ से पढ़ें, और जहाँ से नहीं मिल रही है वहाँ से पढ़ें, जहाँ से आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर आने वाले कमिंग एग्जाम्स। अभी तो नहीं आने वाले, फरवरी में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बार बोल चुके सब्सक्राइब करने के लिए, तब तक जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कितनी बार बोलनी पड़ती है।